आपके नज़दीक एक अच्छी एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? So number one thing I think should be the work life balance. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ओके। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। लीडर ये भूल जाए, अगर किसी को लीडर बनना है तो ये बात जहन से निकाल दे कि वो 9 to 5 आएगा, 9 to 6 आएगा, वो निकाल दे, क्योंकि Also, I want to know how do you see future of e-commerce in Pakistan? आई थिंक फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है, बट जॉब स्विचिंग ज़्यादातर जब हो रही होती है उसमें एम्प्लॉयर की गलती होती है। Okay. What is your take on that? इन माई एक्सपीरियंस जैन जी आर मोर लॉयल एज कम्पेयर टू जो उससे पुरानी जनरेशन है। मेजोरिटी लीडर नहीं है, सिर्फ मैनेजर भी नहीं है, मैसेंजर हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यू आर द थर्ड पर्सन आई एम इंटरव्यूइंग फ्रॉम नाहिद। Okay. I really enjoyed Fahad साहब का इंटरव्यू and Abrar साहब का especially because the kind of story that he has, it's rarely there. That's like the true hustle story. That's और true. इस दफ़ा है ना, That's true. और इस दफ़ा हम बात करेंगे एम्प्लॉय कल्चर, एम्प्लॉय वेलबींग पे। Okay. But before that, I want to know, because you're the CTO of Naheed, आपने जी। टेक पे अपनी उम्र लगाई है। जी। What were the tech experiments you did जो कि फेल हुए बट उनसे आपने बहुत सीखा? We start with blunders. ब्लेंडर के हिसाब से आई थिंक आई कैन रिलेट टू रिसेंट एक्सपीरियंस। हमने जब नाहिद की जो मोबाइल ऐप हमने लॉन्च की थी, स्टार्टिंग में फॉर एंड्रॉयड एंड iOS दोनों की नेटिव ऐप्स थी, बट डाउन द लाइन वी रियलाइज़ के दो ऐप्स को मेंटेन करना, दो कोड बेस को मेंटेन करना, इट वाज गेटिंग वेरी टफ. So I won't say it was a blunder, but I do admit कि it was a mistake for at our end. कि उस स्टेज पे आई थिंक वो हमारे लिए बनता नहीं था कि हम दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करें उस वक्त जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी. तो आई थिंक उससे हमने ये सीखा कि वी देन मूव बैक टू हाइब्रिड प्लेटफॉर्म. राइट नाउ अभी हम फ्लटर पे हैं. तो आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस जिस पे आई कैन से नॉट अ ब्लेंडर, वी कैन से कि हमने इस गलती से सीखा था, देन वी करेक्टेड इट. So how do you prioritize what to build next? Like product strategy क्या होती है? इट्स क्वाइट सिंपल. आई थिंक हम सबने मैनेजमेंट की क्लासेस में पढ़ा हुआ. देयर इज़ इम्पैक्ट एंड प्रायोरिटी मैट्रिक्स. आपके पास जो काम है आप उसका देखेंगे उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है. ज़रूरी नहीं है कि प्रायोरिटी हाई हो तो उसका इम्पैक्ट भी हाई हो. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका इम्पैक्ट लो हो तो प्रायोरिटी भी लो होगी. Okay. तो नेचुरली जो प्रायोरिटी हाई है उसका इम्पैक्ट भी हाई है, तो वो काम सबसे पहले जाएगा. कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी प्रायोरिटी इज़ वेरी हाई बट इम्पैक्ट इज़ क्वाइट लो. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ क्रिटिकल इशू विथ वेबसाइट बट वी नो कि वो सिर्फ 1% यूज़र के पास आता है. अब उसकी प्रायोरिटी हाई है बट इम्पैक्ट सिर्फ उसका 1% है, तो ऑब्वियसली उसको हम नीचे ले जा सकते हैं. तो दो चीज़ें हैं, उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसका. अगर लेट्स से आपके पास अनलिमिटेड बजट है, हाँ, और आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं, जी. इनोवेशन स्ट्रैटेजी ला सकते हैं नाहिद के लिए, व्हाट वुड यू डू? आई थिंक अगर बजट अनलिमिटेड है तो I think we will work on the data. We are working on the data, but ideally we want कि जो कस्टमर की जर्नी है जब वो हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है, जब हमारी ऐप खोलता है, जब ऑर्डर प्लेस करता है, तो पूरी जर्नी उस डाटा के बेस पे होनी चाहिए. हर यूज़र की अपनी एक जर्नी होनी चाहिए. अगर दो विज़िटर मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेशन होने चाहिए. जो उसके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं वो उसके पास नहीं आने चाहिए. अच्छा. तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द डाटा. उसके लिए अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाएँ, दिस कम्स इन मशीन लर्निंग AI. 2-3 साल पीछे चले जाएँ तो उस वक्त जो AI से रिलेटेड जितने भी टास्क थे उसको करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी. दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव क्योंकि आपको अपने डेटा को ट्रेन करना पड़ता है. स्पेशली अगर आप GPU पे ट्रेन कर रहे हैं तो आपको पैसे चाहिए. तो दिस इज़ द एरिया वेयर इफ़ आई हैव अनलिमिटेड मनी आई विल स्पीड अप दिस पार्ट
कि मेरे पास जो वी ना हो इनफ डाटा। अभी हमें 7 साल हो गए हैं ई कॉम स्टार्ट किए हुए हैं, तो आई थिंक वी हैव रीज़नेबल डाटा कस्टमर बिहेवियर का। हर कस्टमर की हमारे पास पूरी जर्नी सेव हुई है, तो वी नो कि किस कस्टमर ने क्या बाय किया था, किस कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट ओपन की थी, कितनी देर तक ओपन करके रखी थी, उसके बाद उसने क्या किया था। तो ये डाटा हमारे पास सारा है, बट इस डाटा को यूज़ करने के लिए वी हैव टू बिल्ड आवर ओन मॉडल्स। उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड बोथ, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। इन रिसोर्सेज को हायर करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड बजट ऑल्सो। सो दिस इज़ द एरिया वेयर आई विल इन्वेस्ट मोस्ट इफ़ आई हैड अनलिमिटेड मनी। ओके, आपने रिसोर्सेज की बात की, जी। तो आई विल जंप राइटली टूवर्ड्स दैट टॉपिक, एम्प्लॉय रिटेंशन, व्हिच इज़ द बिग चैलेंज राइट नाउ जी। फॉर एवरीबॉडी। आपके नज़दीक एक अच्छी एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, एम्प्लॉई को ना वो भी इंसान है, जिस तरह हम इंसान हैं वो भी इंसान है ना, उसकी भी अपनी लाइफ है जिस तरह हमारी भी लाइफ है। सो नंबर वन थिंग आई थिंक शुड बी द वर्क लाइफ बैलेंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि Okay. हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। यानी एम्प्लॉई है तो समझ लें कि 9 बजे तक काम कर रहा है, 10 बजे तक काम कर रहा है, वीकेंड पे भी काम कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको आप मेंटेन करके रखें। अगर आपने उसको बोला है कि 9 to 6 आ रहा है, तो इट मीन्स 9 to 6। इट डज़ नॉट मीन कि 9 to 10, इट डज़ नॉट मीन 9 to 11। Yes, I'm not talking about outliers. Occasionally मसले होते हैं, वो होते हैं। I'm talking about the most of days, जिसे बोलें 95% ऑफ द डेज़। अगर एम्प्लॉई का जो टाइम है वो टाइम उसका फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इन माई टीम, इन टेक्निकल टीम एट नाहिद पे, वी हैव डिफरेंट शिफ्ट। एक 8 बजे से 5 बजे तक है, दैन 9 to 6, दैन 10 to 7 एंड 11 to 8। अब ये वाली जो शिफ्ट है, हर टीम मेंबर की अपनी अपनी शिफ्ट है। जब जिसकी शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है तो ही लीव्स विदाउट आस्किंग मी। ख़त्म हो गया टाइम, वो चला गया, वो चला, किसी से उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। Okay. तो उसका माइंड बहुत उसका माइंड क्लियर होता है कि वो अपनी बाकी लाइफ प्लान कर सकता है। एंड आई पर्सनली रिकमेंड, जो मेरी टीम है, कि दे फॉलो 8 to 5 वाला जो टाइम पीरियड है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप 8 बजे आते हैं तो आप जो आने वाला रश है उसको भी बाईपास कर रहे हैं। वैन यू लीव ऑफिस 5 बजे, तो बाकी लोग 6 बजे जाते हैं, तो आप 5 बजे जा रहे हो, उस वक्त भी आपको रश नहीं मिलेगा। एंड बाय द टाइम यू रीच होम एट 6, आपके पास अभी बहुत सारे घंटे पड़े हुए हैं दिन में, आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि वर्क लाइफ बैलेंस आपकी टीम को आप नहीं देंगे, एक टाइम आएगा कि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगी, देन ऑब्वियसली वो चली जाएगी। सेकंड, इसमें आई थिंक आप उसको कितना एक्सपोजर दे रहे हैं। आप उसको एक रिसोर्स है, यू नो कि उसमें बहुत कैपेबिलिटी है, उसमें बहुत कैपेसिटी है, बट आपने उसको काम ऐसा दिया हुआ है कि वो उससे मैच ही नहीं करता। वो कुछ अरसे बाद वो उससे बोर हो जाएगा, वो चला जाएगा उसको। तो आपने उसको वर्क लाइफ बैलेंस तो दे दिया, बट आपने जो काम दिया है वो उसके हिसाब से इंटरेस्टिंग है, मीनिंगफुल नहीं है। हाँ। वो उसके हिसाब से है ही नहीं। वो बोलेगा मैं तो इस चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, तो वो भी चला जाएगा। तो जो आई थिंक अगर हम ये दो चीज़ों पर फोकस कर लें कि आप उसकी वर्क लाइफ बैलेंस आप उसको मेंटेन करें, एंड जो आपने उसको जो भी काम दिया हुआ है, जो भी उसकी जेडी है, वो उसकी स्किल से ज़रूर मैच करती है उससे। बट ऑल्सो डोंट यू थिंक देर आर टाइम्स व्हेन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है? देयर सो मेनी टाइम्स जब हम बैलेंस की, ये बाय द वे ये बहुत ही डिफरेंट है कि कोई एम्प्लॉयर बात कर रहा है वर्क लाइफ बैलेंस पे, जी। जनरली इट कम्स फ्रॉम द अदर साइड, वर्क लाइफ बैलेंस की जी। डिमांड। बट आई एम सो हैप्पी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट एंड यू से कि टाइम पे आप जा सकते हैं, जी। वीकेंड पे आपको कोई तंग नहीं करेगा। बट ऑल्सो आपको लगता है कि क्या आप खुद माइक्रो मैनेज करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई 9 to 5 काम कर रहा है, राइट, एंड उसने नहीं ख़त्म किया अपना काम, ठीक है, इट्स अबाउट डिलीवरेबल्स, जी। राइट। तो अगर उसके डिलीवरेबल्स हैं और उसने 5 बजे तक नहीं किया, फॉर व्हाटएवर रीज़न, लेजी था, जी। चिल कर रहा था, देर से आया, या बीच पे गायब हो जी। गया, या जो भी रीजंस हैं,
तो उसके इसमें तो फिर देर आर सर्टेन इम्प्लीकेशंस कि आप बोलेंगे कि यार तो फिर तुम बाद में बैठ के काम करो, जी बिकॉज अगर यू एज एन एम्प्लॉयर टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बैलेंस पे इनिशिएटिव ले रहा जी हूँ और आपको 5 बजे के बाद ऑनवर्ड्स जी बैठने की ज़रूरत नहीं है, जी देन द अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ टू जस्टिफाई जी दैट थिंग. जी दिस इज़ अ वेरी कॉमन रिस्पॉन्स आता है जो आपने बोला कि अगर आपने उसको इतना इजी कर दिया तो वो काम हम नहीं करेगा, प्रोडक्टिव नहीं, हो ख़त्म, ज़ीरो हो जाएगी. तो दिस इज़ अ मिथ, हमने प्रूव करके दिखाया है. इससे पहले मैं बात करूँगा कि आई बिलीव बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन में पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा है. बाय डिफ़ॉल्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटलायर्स. कुछ बुरे इंसान होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, बट बाय डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी के अंदर ना गुडनेस ज़्यादा है. जब आप उनको कोई फेवर देंगे ना तो वो भी इंसान है, वो भी देखेगा कि मुझे सामने वाला मेरे लिए कितनी आसानी कर रहा है. और जब वो जॉब कर रहा है तो आपको वो उसकी फेवर, वो उसके ना काम में नज़र आएगी उसमें. ठीक है. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी 7 साल हो गए हैं नाहिद पे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए. इनफैक्ट हमारे जब ई कॉम में शुरू के 3 साल वी हैड नो अटेंडेंस सिस्टम, हमारे पास कोई अटेंडेंस का नहीं थी. कोई सिस्टम ही नहीं था. एंड आई बिलीव कि वो 3 साल में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी एज़ कम्पेयर टू अभी जो हम बंदा उस पर थंब लगाता है, उस वक्त ज़्यादा वो रिलैक्स था. तो आप अपने एम्प्लॉय पे बिलीव तो करें. नहीं करके दे रहा तो उसकी भी कोई रीज़न होगी ना. हमने कभी ऐसा हमने फील नहीं किया कि इसकी वजह से हमारे कोई काम डिले हो रहे हैं. दे नो कि कोई आपको टास्क मिला, दे गेट डेडलाइन, वो डेडलाइन भी उसके साथ डिस्कस होकर उसको मिल रही होती है. उसके बाद अब उसका काम है कि वो डेडलाइन कैसे मीट कर रहा है. एंड मेजॉरिटी वो डेडलाइन मीट हो जाती है. और दूसरी इसके मैं एक पॉइंट हाईलाइट करूँगा. फॉर मी, अगर मेरी टीम में कोई टीम मेंबर अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, लेट सिटिंग कर रहा है, फॉर मी इट्स नेगेटिव. अगर उसने 8 घंटे में काम नहीं किया ना तो उसको आप 5 घंटे और दें फिर भी नहीं करेगा. तो 8 घंटे कर क्या रहा था वो. तो वो इनफ टाइम था. तो मैं ये तो सवाल कर रही हूँ कि अगर उस टाइम पे आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिली है फिर आप क्या करते हैं? नहीं, देन आपने हायरिंग गलत की है. देन जो जिसने भी हायरिंग की है वो सही से उसको जज नहीं कर पाया, उसको सही से जज नहीं कर पाया उसको. राइट. ठीक है. तो आप मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं अब तुम एक्स्ट्रा आवर्स बैठो और काम पूरा करो क्योंकि फॉर वट एवर रीज़न उसने पूरा नहीं किया, लेट सिटिंग के बजाय यू हैव टू रियलाइज कि अगर उसके पास 8 घंटे थे तो उसमें काम हो जाना चाहिए था. हायरिंग में प्रॉब्लम जी. ओके. नहीं, और दूसरा ये कि अगेन दिस इज़ अ टू वे थिंग ना. आप उसको अपनी टीम देखें, वो आपका टीम मेंबर है. वो आप एक टीम है ना, वो कोई सोतेला नहीं है. मेन एम क्या है कि आपको ना काम कराना है ना. तो आप उसको, आपने लेट्स से आपने 2 दिन का उसको डेडलाइन दिया तो आपको काम भी वही देना है कि जो 2 दिन में रीजनेबली हो सके. ऑफ कोर्स. नॉर्मली ये नहीं होता है. देन वी कंप्लेन जो आप बात कर रही हैं कि वो काम नहीं होता है, वो आप एक्सपेक्टेशंस एग्जैक्टली आपने उसको काम दिया था 5 दिन का, आपने डेडलाइन उसको 2 दिन की दे दी. अब वो रोबोट तो है नहीं, अब 2 दिन में हो नहीं सकता तो उसको लेट सेटिंग करनी पड़ेगी. तो अगेन वही बात कि वो आपका टीम मेंबर है, उसको एज ए टीम मेंबर कंसीडर करें, उसको एज ए रोबोट कंसीडर ना करें. आप उसको ह्यूमन बीइंग कंसीडर करें. बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, वो आपको करके देगा. एंड हमने 7 साल से हम कर रहे हैं, हमने प्रूव करके दिखाया है कि आप अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करें, आप उसको फ्री हैंड दें, वो आपको करके दिखाएगा, वो करके देगा आपको. अच्छा, इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा. दिस वर्क लाइफ बैलेंस, अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, दिस वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ओनली फॉर माई टीम, नॉट फॉर मी. लीडरशिप के लिए नहीं होता. एग्जैक्टली ये बात लीडर ये भूल जाए. अगर किसी को लीडर बनना है तो ये बात जहन से निकाल दे कि वो 9 to 5 आएगा, 9 to 6 आएगा, वो निकाल दे. क्योंकि लीडर, फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे चले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं. अब इमेजिन के प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि मैं 5 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो डू यू थिंक कंट्री चलेगी? नहीं चलेगी. लीडर को हमेशा अवेलेबल होना ज़रूरी है, वो 9 to 5 नहीं कर सकता है. तो लीडर को बहुत सारी चीज़ें खुद एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी, अपनी टीम को शील्ड करना पड़ेगा. ये भी हमारे इसकी कमी है कि मेजॉरिटी लीडर नहीं है, सिर्फ मैनेजर भी नहीं है, मैसेंजर हैं. जो ऊपर से चीज़ आई डायरेक्टली आपने पास ऑन कर दी अपनी टीम पे, कोई आप में फ़िल्टर ही नहीं किया.
ना आपने उसमें से कोई टेंशन फ़िल्टर की, ना आपने कोई एंजाइटी फ़िल्टर की, 100% आपने पास ऑन कर दिया अपनी टीम पे, तो ज़ाहिर सी बात है वो उन पे भी इम्पेक्ट आएगा। अब जो लीडर है उसका काम सिर्फ मैनेज करना तो नहीं है ना, वो भी तो खुद खुद कर रहा होगा ना काम। फॉर एग्जांपल इन माय CTO रोल आई एम हैंड्स ऑन, तो जो चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ तो वो मैं कभी भी टीम को नहीं देता हूँ। मैं बहुत दफ़ा अगर मैं चाहूँ कि रात को 10 बजे आई कैन मैसेज माय टीम लीड कि मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे निकाल के दो, बट वो काम मुझे खुद आता है तो मैं खुद क्यों ना कर लूँ। तो लीडर को लीडर बनना पड़ेगा। अगर आपको अपनी टीम को फैसिलिटेट करना है तो आपको अपने ऊपर लीडर को एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ऑल्सो ये तो रिसोर्सेज पे भी इम्प्लाई होता है, वेयर समबडी वांट टू ग्रो इन देयर करियर, जी जहाँ पे आप ये मैं इमेजिन करती हूँ कि यार मुझे लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, जी मुझे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, जी तो वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। जी चाहे वो मेरी लर्निंग हो रही हो, चाहे वो कंपनी को एक्स्ट्रा वैल्यू देना हो। जी तो यू थिंक दिस इज़ राइट कि जब आपको करियर में बहुत स्पीड में ग्रोथ चाहिए जी। एंड यू वांट टू बी ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, तो ये 9 to 5 वाला माइंडसेट विल halt your career growth somewhere. नहीं करेगा। इफ़ यू आर इन द राइट कंपनी इट विल नेवर हिंडर योर ग्रोथ, नेवर। तो जब वो लीडर बनेगा तो फिर उसे करना ही पड़ेगा ना ये। नहीं, अभी हम देखें, अभी आप मतलब लीडर वो बने नहीं। एक्शन पे जाएंगे ना फिर। नहीं, ओके ठीक है, आपने फ्यूचर अभी आप लेट सपोज आप नॉन लीडरशिप पोजीशन पे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, उसका आपने प्लान ये किया कि मैं ना 2 घंटे Extra 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा। अब इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। जो आप 8 घंटे काम किया ना, तो वो आप कर क्या रहे थे 8 घंटे में, वो क्या कर रहे थे आप, ये तो ये भी तो वो primary सबसे है। पहला क्वेश्चन, वो 8 घंटे कर क्या रहे थे, तो वो भी तो घंटे हैं ना, वो कहाँ गए। हाँ, तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। इफ़ यू आर इन द राइट कंपनी, आपको अलग से जैसे अगर हम अपनी ज़बान में बोलें, आपको किसी को मक्खन लगाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। इस पे आई विल ऐड के हमेशा ना आपके ना जो काम है, आपके वर्ड्स नहीं, आपके काम आपका खुद बताए कि आपने क्या किया है, आपको वर्ड्स को ना बताना पड़े। तो यू हैव 8 आवर्स, मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉन मैनेजर पोजीशन पे है, नॉन लीडर पोजीशन पे हैं, उनके लिए 8 घंटे, 1 घंटा आप लंच का दे दें, 8 घंटे दे हैव इनफ। उसमें नमाज भी पढ़ेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजिकली, मेंटली ह्यूमन इतना लंबा एक उसमें काम कर नहीं सकता है। यू नीड ब्रेक्स, राइट? एग्जैक्टली। और हमारे पास नेचुरली नमाज का ब्रेक भी आ जाता है। तो इट्स इम्पॉसिबल कि इतना लंबा स्ट्रेच ह्यूमन से काम कराएं और उसका मेंटल लेवल डाउन ना हो। वो अगले दिन आएगा, चिड़चिड़ा होगा, आपका अगला दिन भी गया। अब जब तक उसका माइंड रीसेट नहीं होगा, वो वेट कर रहा होगा कि वीकेंड पे मेरा माइंड रीसेट हो जाएगा। पता चला कि वीकेंड पे कोई ऐसा काम आ गया, उसके बॉस ने व्हाट्सएप कर दिया कि भाई ये मुझे रिपोर्ट देनी है। अब उस वीकेंड पे भी वो रीसेट नहीं होगा। तो एक टाइम आता है, उसका मेंटल लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम देखते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। And also, I'll talk about job switching as well. I was talking to Bilal yesterday. जी। He's from J Dot. He's the GMHR there, assistant GMHR. And we were talking about कि Gen Z जो है बहुत जल्दी जॉब स्विच करते हैं। जी तो मेरा पॉइंट ये था कि उसका इम्पैक्ट जाता है सामने वाले पे, एम्प्लॉयर पे, जी, कि यार जी। ये रिलायबल नहीं होगा शायद। ठीक है, तो बिलाल ने बिल्कुल ही एक ऑपोजिट स्टेटमेंट दिया एंड ही सेड कि नहीं ऐसा नहीं है। ही हैड ए कॉन्ट्ररी ओपिनियन वेयर ही सेड कि जॉब स्विचिंग ज़्यादातर जब हो रही होती है उसमें एम्प्लॉयर की गलती होती है। जी दैट्स व्हाट ही सेड। Okay. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? I think I will agree with him. In my experience, Gen Z are more loyal as compared to जो से पुरानी जनरेशन है। Yes, they are more loyal. how is this true? उसका प्रूफ ये है कि आप उनको उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से काम दें, उनको लगे कि वो ना कुछ मीनिंगफुल काम एग्जैक्टली वो कुछ रिटर्न में दे रहे हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप उनको लगे कि उनका जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं इसमें उसका स्टेक है, जिस प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जब वो खुद उसको खोल के देखें तो उसको पता चले कि इस पर मैंने काम किया था। आप जेन ज़ी को ये दें, वो प्रीवियस से ज़्यादा लॉयल है, एंड वी हैव डन इट। हमारे पास जेन ज़ी रिसोर्सेज हैं जो जब से ग्रेजुएट हुए हैं अभी तक हमारे पास ही हैं। अच्छा, इस पे मैं आई विल ऐड वन मोर थिंग कि वर्क लाइफ बैलेंस। तो मुझे एक बात इस पे याद आई, आई विल ऐड के नाहिद के ई कॉमर्स में व्हेन वी स्टार्टेड इन 2018, हमने सितंबर में हायरिंग की थी 2018 के। जो शुरू के 4 हमने हायर किए तो अभी तक हमारे पास हैं।
वो अभी तक हमारे पास हैं। जो शुरू के हमारे 4 इनिशियली वी हैड वेरी वेरी ब्रीफ टीम, 4 लोग थे और मैं था, दैट्स इट, इतनी हमारी टीम थी। तो जो हमने 4 शुरू में हायर किए थे वो अभी भी हमारे पास हैं 7 साल के बाद। तो अगर वो काम, आप ये बताएं कि अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो 7 साल कोई कंपनी उसको रखेगी? नहीं रखेगी। वो 6 महीने भी नहीं रखेगी, बोलेगी भाई आप काम नहीं करें, निकल जाएं। एंड इसका ऑपोजिट क्वेश्चन कि कोई बंदा 7 साल एक कंपनी में अगर सेटिस्फाई ना हो तो काम करेगा? नहीं करेगा, चला जाएगा। स्पेशली मैं टेक की बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान में वी ऑल नो कि टेक रिसोर्स की कितनी शॉर्टेज है। अगर कोई इन डिमांड बंदा है, उसकी स्किल इन डिमांड है, तो उसको जॉब के लिए कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। एज लॉन्ग एज वो अपनी फील्ड में उसको आता है तो उसके लिए जॉब कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ थिंग के जिस पे आई वाज डिस्कसिंग विथ यू कि हमने प्रूव करके दिखाया है कि आप एम्प्लॉई का मेंटल, उसका हेल्थ का ख्याल करें। सिर्फ आप ये ना देखें कि वो आपके लिए काम कर रहा है, उसकी मेंटल लेवल मेंटल हेल्थ का आप ख्याल करेंगे ना, वो एक्चुअली आप अपने लिए ही कर रहे हैं। जब मेरा मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो एज ए CTO मैं क्या करूँगा? आके मैं बैठ जाऊँगा, मैं तो किसी से तमीज़ से बात भी नहीं करूँगा। तो नाहिद को उससे क्या मिला? तो नाहिद को मुझसे डबल काम करा के क्या मिला? इससे बेहतर ये नहीं था कि जो मेरे एक्चुअल आवर्स थे वही होते हैं, तो कम से कम कुछ काम तो मिल रहा था आपको। अच्छा, वैल्यू की भी जो आपने बात कही ना, एक चीज़ जो बहुत फ़र्क है मिलेनियल्स और जेन ज़ी में, कि बिकॉज मिलेनियल्स आर समटाइम्स डरपोक और वो स्टैंड नहीं लेते और वो आगे से रिवर्ट नहीं करते, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेन ज़ी इज़ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट सेटिंग देयर बाउंड्रीज, यू नो। तो चाहे वो बैलेंस के लिए ही हो, उसमें भी बाउंड्रीज सेट करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। और अगर उनको कुछ लग रहा है काम में कि गलत हो रहा है या यू नो ये इस तरह से नहीं हो सकता, इस तरह से होगा, तो भी दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक एंड चेंज थिंग्स। जी, इस पे आई विल एग्री अगेन। जो प्रीवियस जनरेशन है अगर वो नहीं बोलती ना तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसका जो पीछे एक्सपीरियंस है ना वो यही रहा है कि अगर बॉस कुछ बोल रहा है, अगर गलत भी है तो नहीं बोलना है, कुछ चुप करके सुनो और चुपचाप चले जाओ। इवन अगर आपकी वो बेइज्जती भी कर रहा है तो कुछ भी नहीं बोलो, चुपचाप चले जाओ। उसमें उसका कसूर नहीं है। वो उसके बाद जो भी 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस है उसने उसमें यही देखा है। दूसरों को उसने देखा है कि जो उसके जब वो जूनियर था, उसके जो सीनियर थे, जब उनके सीनियर के पास वो जाते थे, जब उनको डांट डपट होती थी तो वो चुपचाप खड़े होकर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। तो उसने वही देखा है, तो उसने उसी से सीखा है। जो उसने सीखा वही उसको रेप्लिकेट कर रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट राइट, मैं से बता रहा हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, उसने देखा ही ये है। जेन ज़ी जो है इट्स टोटली डिफरेंट। वो बोलती अगेन दे डिमांड रिस्पेक्ट करें कि विच इज़ राइट, यानी दे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक नॉर्मल डांटना और एक डिसरिस्पेक्ट में बहुत फ़र्क है। आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी नेचुरल कि आपका बॉस, आपका टीम लीड कभी कभार थोड़ा सा हार्श हो जाए। इट्स वेरी नेचुरल, दैट्स फाइन। बट उसको बदतमीज़ी टोटली डिफरेंट थिंग। तो जेन ज़ी में ये ज़रूर है कि वो बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अगेन मैं इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जेन ज़ी वाला, तो मैं यही बात कर रहा था, जेन ज़ी को अगर आप पुरानी जनरेशन के हिसाब से आप उनको इन्वायरमेंट देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। अगर किसी को जेन ज़ी की रिसोर्सेज में प्रॉब्लम हो रही है, उसका मतलब ये है कि जेन ज़ी के हिसाब से उनके पास इन्वायरमेंट नहीं है। उनको वो पुराने तरीके से उनको डील कर रहे हैं, वो से आपसे डील नहीं होंगे। आपको चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड लेट्स से व्हाट अबाउट हंगर, बिकॉज दैट्स द पेन पॉइंट हियर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे व्हेन वी हायर, अभी मैं इंटर्न्स देख रही थी तो द वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी हंग्री। और मुझे लगता है कि जो हंग्री लोग होते हैं ना वो बहुत आगे तक जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू लाइक बिल्ड, दे वांट टू चेंज थिंग्स, एंड उनको आपको धक्का नहीं लगाना पड़ता। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है जिसको धक्का लगाना पड़े और अगर मुझे माइक्रो मैनेज करना पड़ रहा है तो फिर मेरी हायरिंग ही गलत है। आई डोंट वांट टू माइक्रो मैनेज, आई वांट टू हायर हंग्री पीपल ऑल्सो। डू यू थिंक दैट it exists, that there is very less amount of people who are hungry, और you think हंगर सब में होता है लेकिन ये एम्प्लॉयर की गलती होती है कि उसको कैसे चलाएगा? एम्प्लॉयर की गलती तो आई वॉन्ट से, बट अगर किसी में हंगर नहीं है तो उसकी ना कोई रीज़न है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की बात करूं कि
आज से 3-4 साल पहले उसमें हंगर क्यों नहीं थी? उसकी रीज़न ये थी कि जहाँ से वो आया था उसको वहाँ पे फ्रीडम नहीं था। तो जब हमारे पास आया तो उसके ज़हन में वही चीज़ें थी कि जो मुझे बताया जाएगा मुझे वही करना है, इसके आगे मुझे खुद कुछ नहीं करना है। तो इट डिपेंड्स कि आप उससे काम क्या करा रहे हैं ना। अगर आपने उसको डे 1 पे बोल दिया कि आपको जो काम बताया जाएगा आपको वही करना है, आपको उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना है, तो मेरे अंदर जितनी भी हंगर होगी वो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी ना। जब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ फॉलो करना है तो वो तो हंगर ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें यानी उस ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेजॉरिटी केसेस में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटलायर्स, हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी लोगों की ना। मेजॉरिटी लोगों में हंगर होती है। ये हमारे इट्स ह्यूमन ट्रेट है कि हर बंदा चाहता है कि मुझे करके दिखाओ ना। इट्स ह्यूमन ट्रेट। कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये इस बात पे एग्री ना करे कि मैं कुछ करके दिखाऊं। ये वी ऑल वांट कि मैं कुछ करूं और उसका लोगों को पता चले। तो इट मीन्स कि हमारे अंदर हंगर है, पर अगर सामने वाला उसको करने ही नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँगा? मैं 2-3 दिन बाद मेरी हंगर ख़त्म हो जाएगी। मतलब ठीक है, ओके, जो आप बताएंगे मैं वही करूँगा। रिबेलियस हो जाते हैं फिर वो। एग्जैक्टली, रिबेलियस नहीं हो जाते बेसिकली। वो बस उसको यानी दे विल गो स्लो कि ठीक है, मुझे जो मैनेजमेंट बोलेगी मैं वही करूँगा, अपनी तरफ से मुझे एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि in order to handle Gen Z wisely, what we need to do is to give them meaningful work, A, जी B, give them work-life balance, जी C, align with their life interest also, जी because अगर वो hungry है भी तो जी अगर आप उसको उसके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से नहीं चला जी रही है, या फिर जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं वो भी एम्प्लॉयर को समझना ज़रूरी है, ऐसा ही तभी है। वो एम्प्लॉयर की प्रायोरिटीज़ को समझेगा। That's what you एग्जैक्टली, दिस इज़ अ टू वे थिंग ना। आप अब एज ए एम्प्लॉयर मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा जो टीम मेंबर है वो सिर्फ मेरी मजबूरी मेरी रिक्वायरमेंट समझें। इट इज़ अ टू वे थिंग ना, मुझे उसकी भी समझनी है। फॉर एग्जांपल मेरी टीम में जो जेन जी हैं उनको हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो जेन जी वाली रिसोर्स जब मेरे पास आती है तो उससे बात करने का तरीका मेरा बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी समझ लें बिल्कुल फ्रैंक होता है। उनको यही पसंद है, यानी उनको बॉसी नेचर पसंद नहीं है। उसमें उनकी गलती कोई नहीं है, यानी ये नहीं है कि वो बॉस को नेगेटिव देख रहे हैं। दे आर मोर फ्रैंक, दे आर मोर फ्रेंडली। तो उनको उसी हिसाब से ही आप ट्रीट करना पड़ेगा आपको। अगर जेन जी आपके पास आ रहा है, जेन जी आपकी टीम में काम कर रहा है, उसको आप ट्रेडिशनल एक बॉसी तरीके से करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। वो bossy attitude won't आप work. आपको थोड़ी टोन डाउन करना पड़ेगा। Even late millennials don't accept that behavior, क्योंकि अभी मैं डिस्कशन इन हाउस भी हमारा चल रहा था कि when somebody is giving me autocratic behavior, जी एग्जैक्टली then I'm like, आप अगर मुझे इतना गॉड एटीट्यूड दोगे एग्जैक्टली तो फिर मैं क्यों करूँगी? एक वर्ड है डिक्टेटर ना बने जेन जी के लिए। जेन जी डोंट लाइक डिक्टेटर। आप बनेंगे डिक्टेटर वो भाग जाएगा वहाँ से। आप फ्रेंडली बने, आपको टोन डाउन करना पड़ेगा। और अगर कोई लीडर बोल रहा है कि कोई भी टीम लीड, कोई लीडर, कोई मैनेजर इज सेइंग कि मैं अपने आप को टोन डाउन नहीं कर सकता, तो उसमें लीडर में वो खामी है। पहले वो उसको ठीक करे। वो लीडर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसको हमेशा एक जैसे बंदे नहीं मिलेंगे, हमेशा एक जैसे एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज कि मैं 10 साल बाद की बात करते हैं ना। लेट्स सपोज कि अभी भी मैं नाहिद पे हूँ। 10 साल बाद तो 80% मेरे पास जेन जी होंगे। उस वक्त मैं कंप्लेन करूँगा कि नहीं भाई मुझे तो जेन जी को हैंडल करना नहीं आता। उस वक्त तो मजबूरी हो जाएगी। तो उस वक्त क्या करेंगे आप? तो कुछ यानी 10 साल बाद तो आपके पास जेन जी आएंगे ना। Do you think we need to train a lot of people on emotional intelligence? Yes, I think empathy. I think इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू जेन जी वैसे। ये जेन जी से पहले का भी इशू है। अनफॉर्चुनेटली वी लैक एम्पैथी। दिस इज़ हमारे कल्चर में यही है। स्पेशली जो टीम लीड्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके लिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। और एम्पैथी यानी ऐसी एम्पैथी ना हो कि वो 6 बजे ख़त्म हो जाए, कि ऑफिस बंद हुआ तो 6 बजे एम्पैथी ख़त्म। लीडर के लिए एम्पैथी 24 आवर्स होनी चाहिए। आपकी जो टीम है, अगर वो 10 बजे भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको वो मैसेज कर रही है, भले काम से उसका रिलेटेड काम ना हो, उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, इतना आपके साथ उसका हो कि उसको पता हो कि मैं 10 बजे भी, अगर मेरा जो लीडर है, मेरा बॉस है, मेरा जो भी मैनेजर है,
10 बजे मैं उससे कोई पर्सनल चीज़ शेयर करूँगा तो वो मुझसे बात करेगा, मुझे कोई ना कोई इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वहाँ पर दो प्रॉब्लम है, यहाँ तो एम्पैथी बिल्कुल नहीं है, मुझे दूसरे की परवाह ही नहीं है ना। हालांकि मैं खुद वहाँ से आया हो चुका हूँ, मैं अगर मैं CTO हूँ तो मैं एक दिन में तो CTO नहीं बना। मैं एक अर्सा पहले मैं जूनियर था, मेरा Day 1 भी था, Day 2 भी था, Day 3 भी था। तो मैं खुद वहाँ से गुजर के आया हूँ। जब मैं बॉस बनता हूँ, जब मैं CTO बनता हूँ, जब मैं C लेवल पे आता हूँ, तो उस वक्त एम्पैथी कहाँ चली जाती है। हालांकि मुझे खुद पता है मेरे साथ 20 साल में क्या हो चुका है, तो मुझे तो ज़्यादा करना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा हम वहीं से उठा लेते हैं चीज़ें। आप नहीं देखें, देन दिस होता है नहीं, वो चीज़ ये है कि मैं फिर जो मेरे साथ हुआ ना, मैं उसका गुस्सा अब किसी और पे निकाल रहा हूँ। ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम ट्रेन इस तरह से हुए हैं तो हमारा माइंडसेट ये है कि अच्छा लीडरशिप तो ऐसे ही होती है। इफ़ माई ऑलवेज माई बॉसेज वर माइक्रो मैनेजिंग, तो अब जब मैं लीड कर रही हूँ तो मैं वही पैटर्न इवेंचुअली फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही तो करते आए हैं मेरे बॉसेज, ऐसे ही तो काम होता है। वो लोगों के माइंडसेट बन जाता है वैसे। इट्स नॉट लाइक कि मैं गुस्सा निकाल रही हूँ। मैंने अच्छा बॉस कभी देखा ही नहीं है। अगर मैंने उसी तरह के बॉसेस नहीं, ओके, अगर आपने बॉस नहीं देखा, बट एज अ ह्यूमन आपको ये तो पता है ना कि रॉन्ग है, नॉट पता है ना। आप छोड़, आप कोई काम ही नहीं करती है ना। लेट्स सपोज मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैंने आज तो कोई काम किया ही नहीं है ना, बट एज अ ह्यूमन मुझे पता है कि ये रॉन्ग है, ये गलत है। ये बिहेवियर जो मेरे से मिलने आया था, इसका बिहेवियर गलत था और इसका राइट था। इसका जॉब से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जो चीज़ें मुझे मेरी एनर्जी इम्पैक्ट कर रही हैं वो मेरे एम्प्लॉई की भी कर रही है। एग्जैक्टली। तो जब मुझे पता है कि 20 साल में मेरे साथ क्या हुआ है, तो मुझे तो और ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए कि जो अब मेरी टीम है, एटलीस्ट मैं उसको पास ऑन नहीं करूँगा, मैं उसका ख्याल करूँगा। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो मैं तो उसका ज़्यादा ख्याल करूँगा। तो अगेन ये जो एम्पैथी वाला है ना, अगेन ये उससे आपने एक सवाल पूछा था कि ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करने का, ये भी उसका एक वन ऑफ द मेजर पार्ट है। अगर आपकी कंपनी में आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे, C लेवल पे, टीम लीड लेवल पे एम्पैथी नहीं है, तो आपके पास चांस बहुत हाई होगा। देखिए, वो हम सारे इंसान हैं ना, हम सबको ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी किसी दूसरे बंदे की। अब वो कभी काम से रिलेटेड हो सकती है, कभी वो मेरी पर्सनल हो सकती है, तो मुझे किसी की ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किसका काम है? वो लीडर का काम है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, या जो बोलता है कि 6 बजे के बाद आई डोंट नो कि भाई आप कल मिलेंगे, तो अगेन ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप 6 बजे तक सिर्फ बॉस थे, तो फिर आपको बॉस बनने का हक राइट नहीं था। आप बॉस बन गए हो, आप लीडर बन गए हो, तो अब आपको जैसे अभी जो इससे पहले मैंने बात बोली थी कि वर्क लाइफ बैलेंस फॉर मी, वो मेरी टीम के लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि अब मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ। अगर मैं C लेवल पे हूँ, या तो मैं C लेवल पे आऊँ ना, अगर मैं आ गया हूँ तो उसके फिर कुछ अपने यानी रिक्वायरमेंट है वो मुझे करनी पड़ेगी। C लेवल पे मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इतने घंटे काम करूँगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ इतने घंटे अपनी टीम के लिए अवेलेबल हूँगा, बाकी मैं कल देखूँगा। मैं नहीं कर सकता, कोई भी आपको C लेवल पे नहीं रखेगा। Like the talent pool that Pakistan have right now, do you think we have enough talent to build world class e-com systems, or you think कि नहीं, अब talent असली तो बाहर ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक वी हैव वेरी 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 गुड टैलेंट इन पाकिस्तान, स्पेशली टेक टैलेंट। आपको ढूंढना ज़रूर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं है। इन माय एक्सपीरियंस जो टेक टैलेंट है पाकिस्तान में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन एंटायर वर्ल्ड। आप बाहर भी देख लें कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उसमें सारे वेस्टर्न कंट्री के लोग तो काम नहीं कर रहे हैं ना, उसके बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं। तो ये इस तरह दिस इज़ अ मिथ कि हम ये बोलें कि पाकिस्तान में टेक टैलेंट नहीं है। अगर इफ़ आई एम सेइंग कि मुझे मिल नहीं रहा, तो वो मेरी गलती है, मुझे मिल नहीं रहा। वो मुझे अपनी हायरिंग प्रोसेस को देखना पड़ेगा, क्यों नहीं मिल रहा। बट पाकिस्तान में जो टेक टैलेंट है, उसकी क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फाइंड दिस पीपल। एग्जैक्टली, आप किस तरह यानी आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, एंड अगेन आप उसको काम किस तरह दे रहे हैं ना। हमने ये अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि आपने एक बहुत सीनियर रिसोर्स ले ली, उसको काम आपने ऐसा दे दिया कि वो बोलेगा मैं तो यहाँ पे वेस्ट हो रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, वो चला जाएगा। तो यानी दो चीज़ें हैं कि आप टैलेंट ढूंढें, उस टैलेंट को उस हिसाब से काम भी दें।
आप उसको काम उसके लेवल से कम देंगे या उसके लेवल से ऊपर देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, that's कभी कभी very ऐसा भी होता important. है कि आपने उसको उसके लेवल से काम ऊपर दे दिया, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जहाँ तक टैलेंट की बात है, कम ज़रूर है, बट क्वालिटी वाइज आई डोंट थिंक वी हैव एन इशू। इवन अभी जो रिसेंटली लास्ट 2-3 सालों में इतने लोग बाहर गए हैं, आई स्टिल थिंक कि हमारे पास वी हैव इनफ टैलेंट, वी हैव इनफ टैलेंट। ख़ास तौर पे आई विल सजेस्ट लोगों को, कंपनीज़ को, कि दे शुड इन्वेस्ट इन जेन जी। अच्छा, वो जो टैलेंट है Okay. वो बहुत अच्छा टैलेंट है। I दे think शुड, you're one very few people who are talking about this. नहीं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। Okay. देखिए It's about retention. You said कि आपको रिटेन करना आना है. एग्जैक्टली और दूसरा देखिए, कोई कंपनी एक दिन के लिए तो नहीं बनती ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स हैं कि जो कि वी फोरसी के इनको हमें कहाँ ले जाना है। हाँ. तो सारे मुझे सीनियर नहीं चाहिए ना, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। कोई कंपनी बात अफोर्ड है। नहीं कर पाएगी ना सीनियर, तो आपको जूनियर लेवल पे लेने पड़ेंगे, वहाँ से उनको ट्रेन करना पड़ेगा। एंड इन माई एक्सपीरियंस जैन जी इज़ द बेस्ट फॉर दिस टास्क। आप जैन जी के जो ग्रेजुएट्स हैं टेक के, आप वो उठाएँ, यूनिवर्सिटी को भूल जाएँ। फॉर एट नाहिद हम यूनिवर्सिटी, हम वी डोंट चेक यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी देखते भी नहीं रेज्यूमे पे कि इसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। क्योंकि टेक इज़ वन ऑफ द दोज फील्ड के जिसमें सिंस टेक्निकल, तो आप चेक कर सकते हैं उसको आता है कि नहीं आता है ना। यानी इट्स यू कैन क्वान्टिफाई एक्चुअली, जिस तरह मैथमेटिक्स है तो टेक भी इसी तरह ही है। यू कैन क्वान्टिफाई, आप उसके स्किल चेक कर सकते हैं। यानी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसका देखेंगे कितना जीपीए था, कौन से कोर्स पढ़े थे, ज़रूरत नहीं है उसको। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोग्रामर चाहिए, किसी लैंग्वेज का चाहिए, मुझे पाइथन का चाहिए, तो मैं उसको इजीली उसका टेस्ट कर सकता हूँ पाइथन में ना। अब उसको पाइथन आती है, अब आई शुड नॉट केयर कि वो किस यूनिवर्सिटी से आया है। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, उनको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी एंड आज वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. Also, I want to know how do you see future of e-commerce in Pakistan and नाहिद competitive रहने के लिए क्या कर रहा है? आई थिंक फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है, बट स्पेशली जो अभी रिसेंट बजट था, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक उस पर फॉर एग्जांपल अभी रिस्ट्रिक्शन है कि यानी इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो कोरियर सर्विस प्लस पेमेंट गेटवे आपको सर्विस नहीं दे सकते हैं। Okay. यानी आप कंडीशन है कि जो भी आपके यानी सेलर हैं वो दे शुड बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ठीक है. तो आई थिंक ओवरऑल फ्यूचर ब्राइट है, बट जो ये कंडीशन है इसमें जो स्मॉल स्केल जो ई कॉम वाले हैं वो उसमें काफ़ी सफ़र करेंगे अगर ये कंटिन्यू करता है। इवन दो ये फॉर प्लेयर्स लाइक नाहिद ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। तो फॉर अस नाउ इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बट बंदे को सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए ना, वी शुड थिंक अबाउट द एंटायर कंट्री के बाकी लोग भी तो है ना। तो जो छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं ना उनके लिए इट्स क्वाइट टफ नाउ, जब तक कि ये कंडीशन है। अब एंड दिस इज़ कॉमन सेंस ना। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है वो 100 रुपये का काम कर रहा है, एक बिज़नेस है वो 1 लाख रुपये काम कर रहा है, दोनों के लिए रूल सेम नहीं हो सकते ना। तो अभी दोनों के लिए रूल सेम है। तो इसमें आई थिंक के जो बिग प्लेयर्स सर्वाइव कर लेंगे, उनके पास कैपेसिटी है। Okay. बट जो स्मॉल स्केल पे हैं आई थिंक उनको प्रॉब्लम होगी। बट ओवरऑल इट्स क्वाइट ब्राइट, फ्यूचर इट्स क्वाइट ब्राइट। आई थिंक उसमें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। And what about like Naheed की differentiation? How you make Naheed different from other e-com places, let's say? और नंबर 1 यूएसपी जो हमारा है वो हम नाहिद से ही हमने लिया है कि इट्स 100% गारंटी है जो भी चीज़ें ओरिजिनल होगी। यानी उसमें yes, 0.1% भी उसमें पॉसिबल नहीं है कि वो ओरिजिनल नहीं नाहिद की है। अपनी एक जो ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, that also helps in building e-com as well. एग्जैक्ट नहीं, उसमें सिर्फ हेल्प में बहुत हेल्प किया। यानी मैंने जो बाकी जितने भी ई कॉम प्लेयर हैं यानी जिनकी पहले एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो पहले उनको प्रूव करना पड़ा कि उनके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। डे 1 से लोगों को ट्रस्ट नहीं था, दे हैड टू प्रूव देमसेल्फ कि नहीं वी हैव ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। फॉर अस जब हमने नाहिद का ई कॉम स्टार्ट किया था तो फॉर्चुनेटली पीपल ऑलरेडी न्यू अबाउट नाहिद, तो नाहिद का एक ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी बना हुआ था। तो
हमारे लिए वो फेज स्किप हो गया. हाँ, हमें marketing बताना वाला। नहीं पड़ा कि ओरिजिनल चीज़ है. Of course, तो दैट्स आवर यूएसपी. आई थिंक जो नंबर 1 यूएसपी यही है कि एंड व्हाट अबाउट लेट्स से टेक पे कैसे डिफरेंशिएशन करते टैग हैं? पे हमारी जो सबसे बड़ी डिफ्रेंसिएशन है, अगर इफ़ यू गो टू आवर वेबसाइट, आप जो प्रोडक्ट की पिक्चर होती हैं आपको उसकी डिटेल पिक्चर मिलेंगी. कोई भी पाकिस्तान में नहीं कर रहा. मेजॉरिटी सिर्फ कोई प्रोडक्ट है उसकी फ्रंट पिक्चर लगा देंगे, दैट्स इट, काफ़ी है. अब उसकी बैक पे क्या लिखा था, उसमें क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मुझे क्या पता एज अ बायर. अब यानी इमेजिन करें कि एक बायर है, वो स्टोर पे जा रहा है, उसके पास फिज़िकली प्रोडक्ट सामने पड़ी हुई है, उसके पास एज है कि पूरी हर चीज़ पढ़ सकता है. ओके. तो एक ऑनलाइन जो बाय कर रहा है तो वो तो उसका बड़ा डिसएडवांटेज है, उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा. तो एट नाहिद हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हम जब उसको ऑनलाइन करते हैं तो उसकी डिटेल पिक्चर होती है हमारे पास. उसके फ्रंट शॉट्स, बैक शॉट्स, अगर वो खाने की चीज़ है तो उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. तो इससे हमें काफ़ी हेल्प होती है. इससे एक्चुअली रिटर्न बहुत कम हो जाते हैं. हाँ, इससे रिटर्न बहुत कम हो जाते ट्रस्ट हैं, बहुत बढ़ता है. ट्रस्ट भी बढ़ता है, रिटर्न भी कम हो जाते हैं. हाँ. और दूसरा हमारा इस पे ये है कि इट्स आर गारंटी कि आपको जो वेबसाइट पे नज़र आ रहा है ना एग्जैक्टली वही मिलेगा. एंड ऑल्सो व्हाट अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ द वेबसाइट? लाइक डू यू थिंक अभी इतने सारे लोग और दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो AR की तरफ जा रहे हैं, यू नो कि आप कैमरा में जी, जी, फॉर एग्जांपल अगर जी. मैं लिपस्टिक ले रही हूँ, अब जी, मैंने जी. जैसे ये गैलरी की वेबसाइट पे देखा था जी, जी. दैट व्हेन एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स जी, आल्सो जी. जिसमें AR एक्सपीरियंस जी, हो रहा है जी. वेयर आई कैन सी माई सेल्फ अप्लाइंग दैट लिपस्टिक Exactly. वेयर आई डोंट हैव अप्लाइड. Exactly. तो वो घर पे बैठ के वो काम हो सकता है. Exactly. तो आर यू लाइक प्लानिंग टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ यूजर एक्सपीरियंस आल्सो? हम इधर यानी इस दिस थिंग कम्स इन AR की तरफ तो अब नहीं जा रहे, VR की तरफ भी अब नहीं है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे काम हैं जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं. अच्छा, दूसरा ये कि आजकल AI ना एक बज़ वर्ड बन गया है. यानी आप हर लिंक्डइन की पोस्ट में आपको मिलेगा कि हम AI यूज़ कर रहे हैं, हम AI यूज़ कर रहे हैं. बट जब आप उनसे पूछेंगे कि आप AI में क्या कर रहे हैं तो दे विल गो ब्लैंक, क्योंकि वो AI यूज़ नहीं कर रहे थे. वो सिर्फ बज़वर्ड था, वो बोल रहे थे हम AI यूज़ कर रहे हैं. Okay. व्हाट वी आर डूइंग कि हमारे पास जो अभी का आप किसी प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लॉग्ड इन यूज़र हैं, आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आपकी पूरी जर्नी पर्सनलाइज्ड है. वो बेस करती है कि आपने हमसे क्या लिया हुआ है, आपने क्या प्रोडक्ट व्यू की हुई है, आपने किन किन प्रोडक्ट को अपनी विश लिस्ट में सेव किया हुआ है. तो आपके पास जो वेबसाइट नज़र आएगी ना वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर जो पर्सन बी के पास नज़र आएगी. ओके. तो इसमें वी आर यूजिंग AI. इसके पीछे जो हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल हैं, अगेन वो टेक्निकल बात हो जाएगी. उसमें हम मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं. लाइक वेक्टर सर्च हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं. देन वी यूज़ ML मॉडल KNN, जिसमें वी चेक नियरेस्ट नेबर, उसकी सिमिलरिटी मालूम करने के लिए. तो वी आर यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स. हम जो जिस यूज़र का बिहेवियर है उससे सिमिलर बिहेवियर हम मैच कर रहे होते हैं कि किस बिहेवियर किससे सिमिलर है. देन वी शो दोज प्रोडक्ट्स टू दैट यूज़र. ओके. तो इवन अगर आप फॉर एग्जांपल आप अभी किसी वेबसाइट A पे चले जाएँ ना, उस पे नीचे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स. आप उसको रिफ़्रेश करें पेज को, वो सेम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी वापस, दोबारा से वही आ रहे होंगे. रिफ़्रेश करते रहें, वो प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होंगी. इट मीन्स कि वो पर्सनलाइज नहीं है, उसमें कोई AI यूज़ नहीं हुई हुई. वेरी इंपॉर्टेंट. वो हार्ड कोड कर दिए हैं कि इस प्रोडक्ट पे ये नज़र आएंगे, दैट्स इट. आप रिफ़्रेश करते रहें, वो चेंज नहीं होंगी. नाउ यू गो टू अमेज़ॉन, कोई प्रोडक्ट खोलें, आपको अमेज़ॉन विल शो कि इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये हैं, रिकमेंडेशन दिखाएगा. आप पेज को रिफ़्रेश करें, वो सब चेंज हो जाएंगी. अब अमेज़ॉन को पता है कि आपने पेज रिफ़्रेश कर लिया, अब मुझे दूसरी दिखानी है, वो मैं दिखा चुका हूँ. दिस इज़ अब ये भी हम ये कर रहे हैं. अगर आप किसी पेज पे जाएंगे, Wow. पहले हम दिखा चुके हैं, आप उसी पेज को रिफ़्रेश करें तो वो चेंज हो And do जाएंगे. you want to like stay towards your own SKUs या फिर you think कि इसको एक बड़ी मार्केट प्लेस बनाना है? अगेन व्हाट आई कैन से करंटली कि अभी जो हमारी प्रेजेंस है, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं, राइट नाउ जो हमारे प्रेजेंस है ये उसका बहुत छोटा पार्ट है. Okay. आई कैन नॉट गो इन द डिटेल, बट व्हाट आई कैन से कि ये अभी सिर्फ फाउंडेशन हम बना रहे हैं. ठीक है. तो जो हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए दिस इज़ ओनली द फाउंडेशन. Okay. And tell me what are the like major 3 learnings from your career when it comes to, अभी मैंने आपसे लीडरशिप पे बात की, मैंने टेक पे बात की, मैंने AI पे बात की, all of these things.
But what are the 3 major learnings from your whole career? It can be about emotional intelligence or जी। also it can be about anything. जो कि young professionals जो आपको देख रहे जी। हैं उनको आप बताना चाहेंगे. I think number one will be humble. बी हम्बल. ठीक है. इंफॉर्मेशन जहाँ से मिल रही है, नॉलेज जहाँ से मिल रही है, यू गेट इट. आप अपनी ईगो का मसला ना बनाएं. आप ये ना बोलें कि इसको तो 2 साल हुए हैं, ये तो कल का बच्चा, ये मुझे क्या सिखाएगा. बी हम्बल. नॉलेज इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिले आप एक्वायर कर लें. बी हम्बल आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत फ़ायदा देगी. सेकंड, आई विल से कि कभी भी ऐसा काम ना करें जो आपको नहीं आता, जिसके आप अहल नहीं हैं. इट्स ओके टू से नो. इट्स ओके टू क्रिएट योर बाउंड्रीज. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप हर चीज़ को यस यस बोलते रहेंगे. कुछ अर्सा तो आप अपने बॉस को खुश कर लेंगे, बट जब वो चीज़ें आपसे नहीं होंगी ना, तो आप बोलेंगे इससे बेहतर था कि मैं पहले ही मना करता. तो डोंट से यस टू. Very important. How Don't to say say no basically. That's एग्जैक्टली. आप ये भी एक बात है कि नो किस तरह बोलना है, बट अगेन वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा. तो इट्स ओके टू क्रिएट बाउंड्रीज. इट्स ओके टू से नो कि ये मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता. very important. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी कोर फील्ड है, आप उसी का बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता, तो ये गलत बात हो जाएगी. नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स से यू आर ऑलरेडी ऑन फुल कैपेसिटी. एग्जैक्टली आप ये भी बड़ी प्रॉब्लम कि एक बंदा फुल कैपेसिटी पे होता है, बट वो यस किए जा रहा है. तो इट्स ओके टू से नो. इट्स ओके टू क्रिएट योर बाउंड्रीज. आपकी मेंटल हेल्थ कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये जहन में रख लें कि काशिफ सीटीओ है, चला गया, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, तो मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना है. दिस इज़ यूनिवर्सल. किसी बंदे के लिए कोई कंपनी आज तक बंद नहीं हुई. वो बंदा चला जाएगा. मैक्सिमम कंपनी क्या करेगी कि उसको 2-3 महीने की सैलरी दे देगी उसकी फैमिली को, दैट्स इट. उसके बाद उसकी जगह पर दूसरा बंदा आ जाएगा. तो ऑलवेज़ प्रिफर योर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ है तो सब कुछ है. थर्ड, मैं इट विल बी रिलेटेड टू माई फील्ड कि मैं अक्सर लोग टेक साइड पे दे आस्क कि हम क्या करें, यानी जब ग्रेजुएट करते हैं तो दे नॉट क्लियर कि मुझे करना क्या है. तो उनके लिए आई विल एडवाइस के फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं, आप आईटी में हैं, तो पिक एनी 2 फील्ड्स. 2 फील्ड चूज़ करें, कोई भी 2 चूज़ करें. फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, आप प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर लें, साथ में कोई दूसरी कंप्यूटर साइंस की फील्ड सेलेक्ट कर लें. 2 आर मोर देन इनफ. देन इन 2 में आप मास्टर बन जाएं, यानी आप इनके अंदर चले जाएं ना. 2 फील्ड आर मोर देन इनफ. वंस आप 2 फील्ड के मास्टर बन गए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जॉब्स आपके पीछे होंगी. आप लिंक्डइन पे रिप्लाई कर रहे होंगे कि मैं अभी जॉब नहीं ढूंढ रहा, प्लीज़ डोंट मैसेज मी. लवली. तो 2 फील्ड मोर देन इनफ हैं, बट इन दोनों के अंदर आप ऐसे मास्टर बन जाएं. आप इट्स ओके. अपने आप को ये भी बताएं कि इट्स ओके कि मुझे हर चीज़ नहीं आती है. पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए उसके पास सारी नॉलेज हो. हम गूगल नहीं है. ह्यूमन की कैपेसिटी लिमिटेड है. तो इट्स ओके टू एडमिट के भाई मैं हर चीज़ नहीं सीख सकता. इट्स ओके टू मिस ऑन सम टेक्नोलॉजी. इट्स ओके टू मिस ऑन सम अपॉर्चुनिटी. आप अपने हिसाब से 2 सेलेक्ट कर लें, आप उनके मास्टर बन जाएं, आपको इंशाल्लाह कभी करियर में प्रॉब्लम नहीं होगी. Lovely. I think this was a very good advice and I think one can learn a lot from this episode. Thank you Kashif Saab for being with us. Thank you very much.